पन्ना जनपद में नेहरू युवा केंद्र संगठन के ऑल इंडिया NYV यूनियन ने पन्ना कलेक्ट्रेट संजय मिश्रा, जिला युवा अधिकारी गगन कौर को नेहरू युवा संगठन के राज्य निर्देशक के नाम ज्ञापन सौंपा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक विकास तिवारी, पवई आनंद वाजपेयी पन्ना, रश्मि रैकवार पन्ना, ज्योति उपाध्याय, उमा कोरी, भूपेंद्र खेरबा, अजयगढ़, अवधेश वर्मा, गुनौर, शैलेंद्र चौधरी, अमन सेन, विकास खंड के राष्ट्रीय युवा सेवक उपस्थित रहे। पन्ना जनपद से हमारे ब्यूरो चीफ सौरभ सिंह की रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिपेंडेंट इंडिया। हम लोग को नेहरू युवा केंद्र संगठन के द्वारा इस 31 मार्च को हम लोगों का कार्यकाल खत्म किया जा रहा है और हम लोगों को दिसंबर 2019 में केंद्रीय राज्य मंत्री किरण रिजिजू जी खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में आश्वासन भी देकर गए थे कि आप लोगों का कार्यकाल 2 वर्ष से बढ़ाकर और वेतनमान 5,000 से बढ़ाकर 10,000 किया जाएगा। और उस आश्वासन की हम लोगों के पास प्रेस विज्ञप्ति है। इस प्रकार से हमारे ऑल इंडिया यूनियन की 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने आज कलेक्टर महोदय सर को ज्ञापन दिया है और हमारे कार्यालय में 1 दिवसीय का सामूहिक उपवास समस्त राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवकों द्वारा रखा गया है इन मांगों को मंत्रालय तक और केंद्रीय मंत्री जी तक पहुंचाने के लिए। आपका नाम? मेरा नाम आनंद वाजपेयी। लगातार कह रही है कि एक ऐसा लूपहोल छोड़ दिया है बीजेपी के लिए सरकार में या कांग्रेस ने, जिससे बीजेपी आगे आकर आक्रामक हो सकती है। देखिए, पहली बात तो यह है कि महाराष्ट्र में प्रायः यह परंपरा रही है कि हम लोगों ने विधानसभा का जो अध्यक्ष पद है वो हम लोग एक मत से करते हैं, उस पर प्रायः चुनाव नहीं होता। किंतु ये सरकार ऐसी है कि जो विरोधी पार्टी से संवाद नहीं करती। विरोधी पार्टी की जो अधिकार है सभागृह में, उन अधिकारों का भी हनन होता है और इसलिए हम लोग हमारे सारे मित्र पक्षों के साथ बैठेंगे और इसके ऊपर अपनी नीति तय करेंगे। लेकिन मुझे एक बात की खुशी है कि सरकार बहुत घबराई हुई है। ये विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सरकार बहुत घबराई हुई है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब ये ऑफिशियली सबमिट होगा ऑफिसर का रिपोर्ट हमारे पास, तब हम एफआईआर करने की सोचेंगे या हम एफआईआर करेंगे। क्या लगता है अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, इस पर रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार किसको बचाना चाहती है इसके ऊपर पहले चर्चा होनी चाहिए और सरकार ने स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि इतना सीधा मामला सामने आ रहा है। एक तो फायर सेफ्टी की फाइल पर 6 महीने तक सरकार के अधिकारी बैठे रहे और हम अगर कानून की भाषा में कहें तो एक्शन और इनएक्शन, मालफिजन्स, मिसफिजन्स या नॉन फिजन्स, ये तीनों चीज़ें ये गुनाह होती है और इसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। आज जिस प्रकार की ये घटना घटी, उस घटना के बाद सरकार ने जिस प्रकार की कार्रवाइयाँ की है, सरकार इस मामले में पूरी असंवेदनशील है। सरकार किसी को बचाने का प्रयास कर रही है। इसमें जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके कारण सरकार डर रही है और हमारी मांग है तुरंत एफआईआर रजिस्टर किया जाए। राहुल जिस तरीके से इतने दिन एफआईआर रजिस्टर हुए हो गए लेकिन सरकार की तरफ से एक्शंस नहीं किए गए, साथ ही ट्वीट को लेकर के जांच शुरू हो गई है, इसको दोनों कैसे? देखिए, सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि शर्जील को अरेस्ट नहीं किया जाता, लेकिन शर्जील को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय आघाड़ी ने आंदोलन रखा तो हमारे उसके पदाधिकारियों को घर में जाकर अरेस्ट किया और डिटेन किया। तो ये सरकार, ये शर्जील की सरकार है, उसको प्रोटेक्ट करने वाली सरकार है, ऐसा अगर हम कहें तो क्या गलत है। और जहां तक सेलिब्रिटीज का सवाल है, मैंने तो कल ही कहा जब उन्होंने किया कि जिन्होंने मांग की और जिन्होंने मांग मंजूर की
ऐसे दोनों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उसकी जांच होनी चाहिए। जांच तो उनके मानसिक संतुलन की होनी चाहिए, क्योंकि ट्वीट क्या है? ट्वीट भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ हम मंजूर नहीं करेंगे, ये ट्वीट है। इससे ज्यादा तो कोई ट्वीट नहीं है। उसके ऊपर क्या जांच होगी भाई? क्या इस देश के अंदर भारत की संप्रभुता पर, भारत की सॉवरेंटी पर हम हमला नहीं होने देंगे, ये कहना अगर गलत होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर हम सबको सरकार ने अरेस्ट करना चाहिए। ने कोशिश की थी वहां पर जाके तोड़ने की, लेकिन हमने उनके ही कॉर्पोरेटर्स को तोड़ लिया और धीरे धीरे वहां पर बीजेपी को और समाप्त कर देंगे। देखिए, ये कॉर्पोरेटर आना और जाना ये चलते रहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात है ऐसा मैं नहीं मानता। अभी वो जो नगर पालिका है वहां के सारे बीजेपी के, यानी ये साथ जाकर भी कोई फायदा नहीं है उनको। वहां का आरक्षण इस प्रकार से आया कि ये 7 लोग लड़ नहीं सकते, इसलिए शिवसेना में चले गए, उनके साथ चले गए। तो मुझे लगता है कि अभी शिवसेना की हालत ऐसी है कि कोई कॉर्पोरेटर भी इधर से उधर हो जाए तो उनको ऐसा लगता है कि वो देश के प्रधानमंत्री बन गए, और इस प्रकार से वो उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं। मुझे लगता है उनको जल्दी ही चुनाव में पता चल जाएगा। लास्ट शेवट लास्ट थोड़ा चौराहे की जमीन के बारे में आपके पार्टी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया सहित और कार्यकर्ताओं ने आज अलीबाग में धरना दिया है। भाजपा और युति की सरकार जब थी महाराष्ट्र में, तो बाला साहेब ठाकरे ने मनोहर जोशी का इस्तीफा मात्र इसलिए लिया था क्योंकि उनके ऊपर पुणे में जमीन घोटाले के मामले में कुछ आरोप आए थे। इस बारे में आप क्या कहते हैं? और भाजपा इतनी शांत क्यों हुआ कि अकेले किरीट सोमैया को ही छोड़ दिया है क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए? भाजपा बिल्कुल शांत नहीं है। किरीट सोमैया भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो कोई दूसरे पार्टी के थोड़ी है। उनके साथ जो 80 लोग आपने कहा, कितने थे मुझे पता नहीं, 200 भी हो सकते हैं, वो कोई किराए से लाए हुए लोग तो नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के थे। किरीट सोमैया ने ये सारा मसला इलेक्शन कमीशन को नियम के तहत दिया हुआ है। इलेक्शन कमीशन उस पर कार्रवाई कर रही है, वो अपने नियम में बैठाकर जो कार्रवाई वो इलेक्शन कमीशन करेगी। धन्यवाद। I have no information about it. I'll speak only when I have all the information. और उस पे केंद्र सरकार को क्या कोई कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि वो किसानों का समर्थन कर रहे हैं और वही केंद्र सरकार है जो किसानों का विरोध कर रही है। और दूसरा सवाल भी सर मेरा आपसे ये है कि नारायण राणे को बीजेपी ने अपने खेमे में ले लिया है, तो क्या आने वाले वक्त में शिवसेना को बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा? पहला सवाल जो है उसका बहुत सीधा उत्तर है, किसी के समर्थन में ट्वीट करना ये कोई गलत नहीं है। अगर सेलिब्रिटीज समर्थन में केवल ट्वीट करती तो शायद इतना बवाल नहीं होता। उनकी जो टूल किट ध्यान में आई, उस टूल किट में सारी चीजें मेंशन थी जिसमें षड्यंत्र दिखाई पड़ता है। 26 जनवरी को लाठीचार्ज होने के बाद क्या करना है, किसानों के मरने के बाद क्या करना है, यहां तक का प्लानिंग जब होता है तो इसका मतलब यह है कि इस देश को बदनाम करने के लिए एक टूल किट तैयार की गई और विदेशी सेलिब्रिटीज को पकड़कर देश को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया। इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे तो आश्चर्य लगता है कि उनके ऊपर कार्रवाई छोड़ दीजिए, लेकिन देश विरोधी गतिविधियों को जो लोग उजागर करते हैं और हम देश के साथ ऐसा कहते हैं, मुझे बताइए महाराष्ट्र में जो हमारे भारत रत्न है, इन्होंने किसानों के खिलाफ तो नहीं कहा, उन्होंने तो देश के ओर से कहा कि देश की सॉवरेंटी के खिलाफ कोई बोले नहीं, तो उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात होती है। तो मुझे लगता है कि एक बार गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। नारायण राणे बीजेपी में ये खेमे में लेने का कोई सवाल नहीं है। शेवट आता देखिए, पहली बात तो यह है कि वो कुछ कार्यक्रम होता ना, क्या जलेबी और फाफड़ा और उद्धव ठाकरे आपड़ा, वो कार्यक्रम का क्या हुआ? वो गृह मंत्री जी की अगर उनको गुजराती और ये सारी चीज़ें ऐसा पत्र लिखना पड़ता है तो आपड़ा का बापड़ा हो गया, क्या हुआ? तो इसलिए ऐसी चीज़ों को हम कोई तूल नहीं देते। जहाँ तक अर्बन नक्सल्स का सवाल है, इसमें क्लिंचिंग एविडेंस है और इसीलिए 2 बार
सर्वोच्च न्यायालय तक केस जाने के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने उसके ऊपर उनको कोई भी रिलीफ नहीं दिया, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि केस चल रही है उससे ज्यादा मैंने कहना ठीक नहीं है। और उस पे केंद्र सरकार को क्या कोई कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि वो किसानों का समर्थन कर रहे हैं और वही केंद्र सरकार है जो किसानों का विरोध कर रही है। और दूसरा सवाल भी सर मेरा आपसे ये है कि नारायण राणे को बीजेपी ने अपने खेमे में ले लिया है, तो क्या आने वाले वक्त में शिवसेना को बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा? पहला सवाल जो है उसका बहुत सीधा उत्तर है, किसी के समर्थन में ट्वीट करना ये कोई गलत नहीं है। अगर सेलिब्रिटीज समर्थन में केवल ट्वीट करती तो शायद इतना बवाल नहीं होता। उनकी जो टूल किट ध्यान में आई, उस टूल किट में सारी चीजें मेंशन थी जिसमें षड्यंत्र दिखाई पड़ता है। 26 जनवरी को लाठीचार्ज होने के बाद क्या करना है, किसानों के मरने के बाद क्या करना है, यहां तक का प्लानिंग जब होता है तो इसका मतलब यह है कि इस देश को बदनाम करने के लिए एक टूल किट तैयार की गई और विदेशी सेलिब्रिटीज को पकड़कर देश को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया। इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे तो आश्चर्य लगता है कि उनके ऊपर कार्रवाई छोड़ दीजिए, लेकिन देश विरोधी गतिविधियों को जो लोग उजागर करते हैं और हम देश के साथ ऐसा कहते हैं, मुझे बताइए महाराष्ट्र में जो हमारे भारत रत्न है, इन्होंने किसानों के खिलाफ तो नहीं कहा, उन्होंने तो देश के ओर से कहा कि देश की सॉवरेंटी के खिलाफ कोई बोले नहीं, तो उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात होती है। तो मुझे लगता है कि एक बार गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। नारायण राणे बीजेपी में ये खेमे में लेने का कोई सवाल नहीं है। शेवट शेवट राजेश टोपे ने इस केस को पीछे लेने के ऊपर सवाल पर कहा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बारे में हाई कमेटी लेवल पर फैसला लेंगे। आपको लगता है आप लोग का दबाव काम आ रहा है यहाँ पर सरकार बैकफुट पर? कौन सी चीज में? ट्वीट की जो जांच है। देखिए, पहली बात तो यह है इसकी जांच ही नहीं हो सकती। इसका कारण जिसको सीआरपीसी समझता है वो इस बात को अधोरेखित करेगा कि इस प्रकार से कोई ट्वीट करता है और कोई तीसरा आदमी जाके मांग करता है, इसकी जांच वाच होती नहीं है। यह सरकार की मानसिकता का विषय है कि भारत रत्नों को भी यहां अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य नहीं है। भारत रत्न भी देश के लिए लिखते हैं। तो आपकी मानसिकता क्या है कि आप कहते हैं उनकी जांच करेंगे? सच बात तो यह है कि इस प्रकार की कृति यह सरकार की मानसिकता को दर्शाती है, बाकी इसमें होने वाला कुछ नहीं है। सभापति महोदय, पिछले साल सितंबर में इस गरिमामयी सदन के समक्ष मैंने एक विस्तृत वक्तव्य ईस्टर्न लद्दाख में भारत चीन सीमा पर हुई डेवलपमेंट्स के बारे में दिया था। मैंने यह बताया था कि चीन द्वारा पिछले वर्ष अप्रैल मई 2020 दौरान ईस्टर्न लद्दाख की सीमा के समीप भारी संख्या में शस्त्र बल तथा गोला बारूद आदि इकट्ठा कर लिया गया था। चीन द्वारा येलेसी के आसपास कई बार ट्रांसग्रेशन का भी प्रयास किया गया था। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने उन सभी प्रयासों के दृष्टिगत उपयुक्त जवाबी कार्रवाई की थी। राष्ट्र के साथ इस सदन ने भी उन वीर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी जिन्होंने भारत की सीमा की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया था। आज मैं इस सदन को कुछ और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स के बारे में बताना चाहता हूं। सभापति महोदय, पिछले वर्ष सितंबर से दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल्स द्वारा संवाद स्थापित कर रखा है। हमारा यह लक्ष्य है कि एलएसी पर डिसएंगेजमेंट तथा यथास्थिति हो जाए ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पुनः स्थापित हो सके। मैं संक्षेप में वहां की ग्राउंड सिचुएशन के बारे में सदन को दोबारा अवगत कराना चाहता हूं। सदन को ज्ञात है कि चीन ने अनधिकृत तरीके से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर पर 1962 के संघर्ष के समय से कब्जा बना लिया है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने
अनधिकृत तरीके से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत की लगभग 5,180 वर्ग किलोमीटर भूमि तथा कथित चीनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट 1963 के तहत चीन को दे दिया है। इस प्रकार चीन का 43,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा भारतीय भूमि पर अनधिकृत कब्जा है। चीन पूर्वी क्षेत्रों में भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर भूमि को अपना बताता है। भारत ने इन अनजस्टिफाइड क्लेम्स तथा अनधिकृत कब्जे को कभी भी स्वीकार नहीं किया है। सभापति महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि भारत ने चीन को हमेशा यह कहा है कि बाइलेटरल रिलेशन दोनों पक्षों के प्रयास से ही विकसित हो सकते हैं। साथ साथ ही सीमा के प्रश्न को भी बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है, परंतु एलएसी पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी में किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति का हमारी बाइलेटरल टाइज पर बुरा असर पड़ता है। इससे चीन भी अच्छी तरह अवगत है। कई हाई लेवल ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी यह जिक्र किया गया है कि एलएसी तथा सीमाओं पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी कायम रखना बाइलेटरल रिलेशन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। सभापति महोदय, पिछले वर्ष से चीन के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसके फलस्वरूप चीन और भारत के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ा है। उच्च स्तर पर चीन के साथ कई बार बातचीत के दौरान, जिसमें मेरे द्वारा चीनी रक्षा मंत्री के साथ पिछले सितंबर की बैठक और मेरे सहयोगी विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी की चीनी विदेश मंत्री के साथ तथा हमारे एनएसए श्री अजीत जी डोभाल की अपने चीनी काउंटर पार्ट के साथ बातचीत शामिल है। हमने स्पष्ट कर दिया है सभापति महोदय कि यह अत्यंत आवश्यक है कि एलएसी के सभी फ्रिक्शन पॉइंट पर डिसएंगेजमेंट किया जाए ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पुनः स्थापित हो सके। सभापति महोदय, पिछले वर्ष मैंने इस सदन को अवगत कराया था कि एलएसी के आसपास ईस्टर्न लद्दाख में कई फ्रिक्शन एरियाज बन गए हैं। चीन ने बड़ी संख्या में सेना एवं गोला बारूद आदि एलएसी के आसपास तथा उसके पीछे अपने क्षेत्रों में इकट्ठा कर लिया है। हमारे सशस्त्र सेनाओं द्वारा भी भारत की सुरक्षा की दृष्टि से एडिक्वेट तथा इफेक्टिव काउंटर डिप्लॉयमेंट भी किए गए हैं। मुझे यह बताते हुए सभापति महोदय गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है सभापति महोदय, तथा अपने शौर्य एवं बहादुरी का परिचय पेंगांग त्सो के साउथ एवं नॉर्थ बैंक पर है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई क्षेत्रों को चिन्हित कर हमारी सेनाएं कई पहाड़ियों के ऊपर तथा हमारे कोण से उपयुक्त अन्य क्षेत्रों पर भी मौजूद हैं। भारतीय सेनाएं अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों तथा कई मीटर बर्फ के बीच में भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग हैं और इसी कारण हमारा एज बना हुआ है। सभापति महोदय, हमारी सेनाओं ने इस बार भी यह साबित करके दिखाया है कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करने में वे सदैव हर चुनौती से लड़ने के लिए तत्पर हैं और अनवरत कर रहे हैं। सभापति महोदय, पिछले वर्ष से मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन के साथ हमारा संबंध बना रहा है। इस बातचीत में हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। सभापति महोदय, फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी या मान्य चौकियों पर वापस लौट गई। सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने दें।
हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। इन दिशा निर्देशों के दृष्टिगत सितंबर 2020 से लगातार मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों पक्षों में कई बार बातचीत हुई है कि इस डिसएंगेजमेंट का म्यूचुअली एक्सेप्टेबल तरीका निकाला जाए। अभी तक सीनियर कमांडर्स के स्तर पर 9 राउंड्स की बातचीत हो चुकी है। राजनयिक स्तर पर भी WMCC यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर के पर भी बैठकें होती रही हैं। सभापति महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। और इस बात पर भी सभापति महोदय इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पैंगोंग लेक से पूर्व पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर हल निकाला जाए। सभापति महोदय, पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्ष द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। सभापति महोदय, यह भी तय हुआ है कि दोनों पक्ष नॉर्थ बैंक पर अपनी सेना की गतिविधियां जिसमें परंपरागत स्थानों की पेट्रोलिंग भी सम्मिलित है को अस्थायी रूप से स्थगित रखेंगे। पेट्रोलिंग तभी शुरू की जाएगी जब सेना एवं रणनीतिक स्तर पर यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर आगे बातचीत करके समझौता बनेगा। इस समझौते पर कार्रवाई कल से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर प्रारंभ हो गई है। यह उम्मीद है इसके द्वारा पिछले साल के गतिरोध से पहले जैसी स्थिति बहाल हो जाएगी। सभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। सभापति महोदय, सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं अभी भी एलएसी पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज बचे हुए हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि बाइलेटरल एग्रीमेंट्स तथा प्रोटोकॉल के तहत पूर्ण डिसएंगेजमेंट जल्द से जल्द कर लिया जाए। अब तक की बातचीत के बाद चीन भी देश की संप्रभुता की रक्षा के हमारे संकल्प से पूरी तरह और अच्छी तरह अवगत है। हमारी यह भी अपेक्षा है कि चीन द्वारा हमारे साथ मिलकर बचे हुए मुद्दों को हल करने का पूरी गंभीरता के साथ प्रयास किया जाएगा। सभापति महोदय, मैं इस सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे साथ संपूर्ण सदन हमारी आर्म्ड फोर्सेस की इस विषम एवं भीषण बर्फबारी की परिस्थितियों में भी शौर्य और वीरता के प्रदर्शन की भूरी भूरी प्रशंसा करे। और सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन शहीदों के शौर्य और पराक्रम की नींव पर यह डिसएंगेजमेंट आधारित है उन्हें देश सदैव याद रखेगा। सभापति महोदय, मैं इस बात से भी पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह पूरा सदन चाहे कोई किसी भी दल का क्यों न हो देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रश्न पर एक साथ खड़ा है और एक स्वर से समर्थन करता है कि यह संदेश केवल भारत की सीमा तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे विश्व को जाएगा। सभापति महोदय, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। धन्यवाद।
फिल्म सिटी और जेवर एयरपोर्ट और एक और है ना, बुलेट ट्रेन। हमें लगता है ये तीनों एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। हम लोग तो 3 साल का टारगेट लेके चल रहे हैं फिल्म सिटी का। तो योगी पार्ट 2 में यहाँ पर शूटिंग शुरू हो जाएगी। योगी पार्ट 2 में ये तीनों रिलीज होंगी। ये भैया सर, आज आप यहाँ समीक्षा बैठक के लिए आए थे, क्या कुछ अधिकारियों से बातचीत हुई, क्या प्रोग्रेस है? जी, जैसा कि सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है नोएडा फिल्म सिटी। इसी के अंतर्गत मैं भेजा गया हूँ यहाँ पर जानकारी लेने के लिए कि अब तक क्या तैयारी हुई है और हम लोग कहाँ तक बढ़े हैं। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट लेनी थी, तो इस सिलसिले में मेरी यहाँ के जो सीईओ हैं यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी के अरुण वीर जी से मुलाकात हुई और उनसे सारी जानकारी ली और मुख्यमंत्री जी का ये संदेश भी दिया कि इसको शीघ्र से शीघ्र कराइए, उसमें तेज़ी लाइए। सर, बात करें तो रामोजी फिल्म सिटी है, मुंबई फिल्म सिटी है, ये एक चैलेंज के तौर पे है लोगों को यहाँ आकर्षित करना। क्या कुछ उसके लिए रोड मैप रहेगा क्या? देखिए, जो उत्तर प्रदेश की जो फिल्म सिटी बन रही है नोएडा की, ये विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बनाने की योजना है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस तरह की फिल्म सिटी ये होनी चाहिए कि आसपास के देशों में भी इस तरह की सुविधा ना हो। यहाँ पर एक फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर जब अपनी यूनिट लेके इस स्टूडियो में अंदर आएगा तो फिल्म को कंप्लीट करके ही बाहर निकलेगा। सारी सुविधाएं होंगी, चाहे पोस्ट प्रोडक्शन का काम हो, कलरिंग का काम हो, सब कुछ एक ही छत के नीचे दिया जाएगा। आज जो मैंने पूछा कि जिस कंपनी को हमने रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था वो रिपोर्ट कब तक दे रहे हैं, तो 10 दिन में ये रिपोर्ट मिल जाएगी। तो उनका अध्ययन सामने आ जाएगा कि वो हमें बता देंगे कि इसमें फिल्म सिटी के अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि ये वो कंपनी जो विदेशों के स्टूडियोज़ में काम कर चुकी है। तो मुझे लगता है अंदर ही एक छोटा सा एयरपोर्ट भी होगा, हेलीपैड भी होगा, अंदर ही 5 स्टार होटल भी होंगे, 3 स्टार भी होटल होंगे, टेक्नीशियंस और सारे लोगों के लिए, मेकअप मैन के लिए, सबके लिए अंदर कॉलोनी और रहने की व्यवस्था होगी ताकि उनको अप और डाउन ना करना पड़े। अंदर घर भी बनाए जाएंगे छोटे छोटे। सर, क्या मानते हैं कि फिल्म सिटी बसने के? बिल्कुल, बॉलीवुड जो है मुंबई का, वो यूपी और बिहार के ही कलाकारों के दम पे है। सारा टैलेंट यहीं का है जिसके बदौलत हिंदी फिल्म इंडस्ट्री चलती है। तो कितना अच्छा होगा कि ये सब लोगों को अपने घर में ही जॉब मिल जाए, अपने आस पड़ोस में मिल जाए। और ये मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने ये सच्चाई रखी थी कि उत्तर प्रदेश, बिहार के बहुत सारे कलाकार वहाँ जाके भटकते हैं, भूखे रहते हैं, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ का महंगा शहर है, वहाँ का रेंट नहीं दे पाते हैं और फिर परेशान होकर या तो लौट आते हैं या फिर कुछ छोटा मोटा काम करने लगते हैं, डिलीवरी बॉय बन जाते हैं, ड्राइवर बन जाते हैं, तो टैलेंट मारा जाता है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसमें जो भी सरकार से सहायता चाहिए तो सरकार देगी, लेकिन इसको जल्द से जल्द बनाए ताकि हमारे युवक और युवतियों को यहीं की यहीं पर जॉब मिल जाए। सर, क्या उम्मीद करते हैं कब तक शुरुआत हो जाएगी? जहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन किया और हम सब लोगों का अनुमान है, 3 बड़ी चीज़ें एक साथ होंगी और इसमें है जेवर एयरपोर्ट, बुलेट। उस जमीन पर विवाद अभी चल रहा था, तब तक जो है श्री राम बाबू यादव भगवानपुर की जमीन 10 बीघा अनैतिक और जो है फर्जी तरीके से कब्जा करने का प्रयास किए, फिर इसको न्याय दिलवाया गया। उसके बाद तीसरा किस्त जो है बाबू के सीपुर विजय बहादुर सिंह और उनके परिवार लोगों की जमीन 16 एकड़ 80 डिसमिल जमीन 17/10/2018 को ही अपने नाम से करा ली। तो चूंकि मैं तो सामाजिक जीवन का कार्यकर्ता हूँ, तीनों लोग हमारे यहाँ पीड़ा अपनी पहुँचाने के लिए आए। एक को न्याय मिल चुका है, विजय बहादुर सिंह जी को, इसलिए मैं लेकर के आया हूँ हम लोग
आप लोग स्वयं उनकी आप बीती सुनिए, और सुन करके मैं बिल्कुल जो है ऐसे लोगों के साथ जो भी जाति कर रहा है, समाज में कोई भी जाति करेगा, हमारी सरकार की नियत है कि कोई अपना भी व्यक्ति किसी सामाजिक व्यक्ति के साथ, सज्जन व्यक्ति के साथ अत्याचार और कोई कर रहा है, वो माफिया का रोल अदा कर रहा है। अपने परिवार से सांसद ही कराता है। कौन सांसद? वीरेंद्र सिंह मस्त जो है, लेकिन ऐसे समाज में वो अपने को साधुवाद बनते हैं, किसानों के नेता बनते हैं, लेकिन सारा उनका परिवार जो भी करता है केवल उन्हीं के इशारे पर करता है। यदि वो चाहें तो उनका परिवार इस तरह का गलत काम नहीं करता। आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ वही हुआ है जो होना चाहिए। हमारा जमीन हड़प लिए। कितनी जमीन थी? 16 एकड़ 80 डिसमिल हमारे पूरे परिवार का है। उसकी कितनी कीमत होगी उसमें? कीमत कितनी होगी उसकी लगभग? अब कीमत मान लीजिए 1 लाख रुपया, इसे बीघे के हिसाब से 27 लाख करीब होगा, 28 लाख। अच्छा, या 30 लाख। कैसे उन्होंने कब्जा किया? किस तरीके से? सांसद ने किस तरीके से कब्जा किया? जब फर्जी उसको कर लिए बहनों, अभी तो जमीन उनके कब्जे में नहीं है, लेकिन अब तो कर ही लेगा। नहीं, बता रहे थे आपके कुछ मृतक लोगों का नाम डाल के और कैसे के, तो उनके पर भी कोई केस दर्ज वो फर्जी किए हैं। मतलब ये है कि जो मृतक हैं उसमें उनके नाम से भी किए हैं, जिनके ऊपर ये जो 229 भी करके जो नाम वो चढ़ाए हैं वो भी 1 साल पहले भी मर चुके हैं। क्या नाम उनका जो मर? राम प्रवेश सिंह, मतलब जो कन्हैया बना। जी, श्री नीरज बोरा जी, श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी और भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा जी और उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले भारत माता के महान सपूत, भारतीय राजनीति में गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के बारे में एक स्पष्ट और पारदर्शी सोच को स्थापित करने वाले सदैव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि आज से 53 वर्ष पूर्व आज ही के दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने भौतिक काया को छोड़ करके हमसे अलग हुए थे, लेकिन उनकी उपस्थिति उनके विचारों के माध्यम से, उनके विचार दर्शन के माध्यम से निरंतर पार्टी को और समाज को अनुप्रेरित करती रही और आज उसी का परिणाम है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इस अंत्योदय और एकात्म मानव दर्शन के प्रेरणा प्राप्त करके आज केंद्र और प्रदेश सरकार देश के गांवों के बारे में, देश के गरीब के बारे में, महिलाओं के बारे में, युवाओं के बारे में, समाज के प्रत्येक तबके तक विकास की योजनाओं को पहुंचाने के बारे में कुछ सोच पा रही है, कुछ कर पा रही है, तो वास्तव में इसके प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय।
आपने कभी सोचा होगा, आप सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले कार्यकर्तागण हैं, और आपने कभी इस बात को सोचा भी नहीं होगा कि वास्तव में कोई राजनीतिक दल ऐसा भी होगा कि जो केवल बोलने में नहीं बल्कि जो बोला जाए उसका ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन भी हो सके, इसको ध्यान में रख करके अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाए। और यही तो हुआ है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश की कमान संभालते हैं तो उस समय उन्होंने एक ही बात कही थी। लोग ये मानते थे मोदी जी आएंगे पता नहीं क्या हो जाएगा, मोदी जी आएंगे देश के अंदर पता नहीं कैसी स्थिति पैदा होगी। लेकिन पहला ही वक्तव्य मोदी जी का जो आया था, वो वक्तव्य आया था कि मैं इस देश के लिए गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए ईमानदारी पूर्वक कार्य करूंगा और शासन की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाऊंगा। मोदी जी ने 26 मई 2014 को जो बात कही, 26 मई 2014 को कही गई उनकी बातें आज उनके द्वारा लागू की गई योजनाओं के माध्यम से देखने, समझने और सुनने को मिलती है। कोई सोचता था भारत जैसे देश में 6 वर्ष के अंदर 2 करोड़ लोगों को आवास मिल जाएगा। कोई सोचता था 10 करोड़ लोगों को शौचालय मिल जाएगा, 8 करोड़ लोगों को रसोई गैस के सिलेंडर मिल पाएंगे, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल पाएगा, 35 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुल पाएंगे, देश की आधी आबादी 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर पाएगी, हर घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लक्ष्य को लेकर के जल जीवन मिशन लागू हो पाएगा। 1947 से लेकर के 2014 तक एक सपना था, लेकिन 2014 के बाद हमने अपनी आंखों से इसको हकीकत में बदलते हुए देखा है। यह हकीकत जिसे आज व्यवहारिक रूप से मोदी जी धरातल पर उतार रहे हैं, इसकी प्रेरणा के असली स्रोत कोई है तो वह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वह सोच और दर्शन, जिसमें उन्होंने गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए घोषणाएं की थी और जिसके उन्होंने उसका एक विचार व्यक्त किया था, भारतीय जनसंघ कैसे काम करेगा, भारत की आर्थिक नीतियां किस पर केंद्रित होनी चाहिए, भारत के अंदर हम किस प्रकार की व्यवस्था से भारत का सर्वांगीण विकास कर पाएंगे, ये सभी भाव उसमें स्पष्ट देखने को मिलते थे। और आज यही कारण है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रासंगिकता केवल भारत नहीं विश्व मानवता उसे स्वीकार करती है, उसे अंगीकार करती है। हर एक फील्ड में आज अगर भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता बनी है और भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरा है, तो अपनी स्पष्टवादिता के कारण, अपने कैडर बेस्ड कार्यकर्ताओं के बल पर और साथ साथ अपने नेतृत्व की एक स्वच्छ शुद्ध छवि के साथ साथ अपनी स्पष्ट विचारधारा और बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को हर एक नागरिक तक पहुंचाने के लिए आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे बीच में नहीं, अपनी भौतिक काया का विसर्जन उन्होंने आज से 53 वर्ष पहले कर दिया था, लेकिन उनका विचार दर्शन आज भी हमें निरंतर अनुप्रेरित कर रहा है जीवन के हर एक फील्ड में। यही कारण है कि कोरोना के दौरान जब दुनिया पस्त थी, पूरी दुनिया जब अस्त व्यस्त थी,
तब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अगर एक गरीब के लिए, एक किसान के लिए, एक प्रवासी मजदूर के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर कार्य कर रहा था, इसके पीछे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच थी। अगर वो कार्य कर रहा था इसलिए क्योंकि इसे मालूम है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ में है और उनकी प्रेरणा उस गरीब के लिए है जो अपनी नौकरी छूटने के कारण, लॉकडाउन के कारण पलायन करने के लिए मजबूर हुआ। लेकिन मुझे की चिंता करनी है, स्वयं की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि स्वयं की चिंता अगर मैं करूंगा तो फिर क्या स्थिति होगी। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमेशा अपने वक्तव्य में एक बात को कहते थे, उनकी जो बातचीत होती थी, जिन बातों को लगातार वो फोकस करते थे, आदि शंकराचार्य की जीवनी जब उन्होंने लिखी तो उसमें उन्होंने आदि शंकराचार्य की जीवनी में इस बात को स्पष्ट किया कि जब आदि शंकराचार्य भिक्षाटन के लिए जाते हैं, एक घर के सामने जाते हैं, बड़ी हवेली होती है, वे भिक्षाम देही का जैसे ही आह्वान करते हैं, इससे पहले कि घर की मालकिन भिक्षा लेने के लिए घर के अंदर जाती है, भिक्षा लेकर के आती है, उनकी नजर उस हवेली के सामने पड़ी हुई एक झोपड़ी में निकल रही कराह पर पड़ती है और उनके मन में बात कौंध उठती है कि इस इतनी बड़ी हवेली के सामने इस छोटी सी झोपड़ी में एक व्यक्ति भूखों करा रहा है, क्या इन लोगों की आवाज इस कराह पर नहीं पहुंच पा रही है क्या? और अगर नहीं पहुंच पा रही तो इसका मतलब कहीं ना कहीं संवेदना की कमी है। ऐसा न हो कि मैं भी इस अन्न को ग्रहण करके संवेदनहीन हो जाऊं। तो उन्होंने तय किया कि मैं इस हवेली से आने वाली भिक्षा को भी ग्रहण नहीं करूंगा। और आदि शंकराचार्य जैसे घर की मालकिन भिक्षा लेकर के आती है और भिक्षा लेने के लिए उनसे आग्रह करती है, उन्होंने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, आपके घर के सामने इस भिक्षा की आवश्यकता मुझे नहीं है, लेकिन आपके घर के सामने इस झोपड़ी में निवास करने वाला यह व्यक्ति जो भूखों से करा रहा है, अगर भिक्षा आप उसको दे देती तो संभवतः आपको ज्यादा पुण्य लगेगा, बशर्ते मुझ जैसे व्यक्ति को भिक्षा देने की तुलना में। और आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का करोड़ों कार्यकर्ता लॉकडाउन के अंदर, पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी सामाजिक संगठनों के साथ किसी एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता वहां पर सहयोग के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दिया था, वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। मार्गदर्शन प्रधानमंत्री मोदी जी का जरूर था, प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी की जरूर थी, आदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जरूर था, लेकिन भाइयों बहनों उसके अंतःकरण में भाव तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ही था। और आज जब हम 53वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सदैव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का स्मरण कर रहे हैं, उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, हम सबको इस बारे में सोचना होगा। भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया के अंदर सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में, अपने एक अलग पहचान बनाने वाले दल के रूप में इसलिए स्थापित हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भारतीय जनसंघ के समय से ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कुछ बातें, कुछ मूल्य, कुछ आदर्श, कुछ सिद्धांत उनके लिए सुनिश्चित किए थे। और जब तक हम इन मूल्यों, इन सिद्धांतों के साथ चल करके अपने सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, हम अपने इस विचार प्रवाह को इसी रूप में आगे बढ़ाने में, ले जाने में सफल होंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं पूरे प्रदेशवासियों की ओर से अंत्योदय और एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सभी पंडित जी के बताए हुए उन मार्गों को अनुसरण करते हुए लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति भी मैं अपनी हृदय से मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आप सबको मौनी अमावस्या की भी हृदय से घर को भी बात
में देख लो। भैया 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 प्लीज प्लीज भैया 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 प्लीज भैया हाँ यहीं पे सिक्योरिटी थोड़ा आगे हट जाओगे भैया थोड़ा संगम में स्नान के बाद आ जाओ भैया प्लीज भैया प्लीज 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 भैया प्लीज भैया प्लीज प्लीज भैया थोड़ा प्लीज आगे चलिए प्लीज चलिए आगे चलिए भैया प्लीज 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 सर रिक्वेस्ट भैया भैया रिक्वेस्ट भैया आराम से रिक्वेस्ट भैया आगे रिक्वेस्ट भैया पास में भैया पास में तो